हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, फ्री में कंटेंट मिलते हैं, कोई कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियाँ कराई जाती हैं। आशा करते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एक लाइक ज़रूर प्रेस करेंगे मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अवयव के बारे में। हम इसे बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो इसमें पूरी परिभाषा, अवयव की परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार कितने प्रकार के ये होते हैं, इसके बारे तक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद जो अब ये बीजगणित का है, ये बीजगणित का अवयव भाग ही है। इसका और एक भाग होता है, एक होता है कलन। ये दोनों मिलाकर 13 नंबर देकर जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए है। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए है। कक्षा 12 में 13 अंक देकर जाएगा। कितने अंक? 13 अंक देकर ये जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूर है भाई, क्योंकि ये पूरा सरल है, एकदम से सरल टॉपिक है। ठीक है, एकदम से सरल होने वाला है। अगर आप आज तक नहीं सरल हुआ तो आज सरल हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे कभी, यार ऐसा करिएगा कि आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि परिभाषा ज़रूरी है, किसी चीज़ की परिभाषा ज़रूरी है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसका जो मूल होता है उसे जानना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति कैसा है। इसीलिए अगर आप अवयव को जानना है तो उसका मूल जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना। ये आपको सरल तरीका बताया जाएगा। इसे 13 अंक देकर ही जाएगा ये अवयव। mn संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो m पंक्तियों और n स्तंभों को जब आयताकार के रूप में, यानी कि आयताकार का एक कॉलम में जब हम रखते हैं तो उसे हम अवयव कहते हैं। कैसे? इस तरह से। इसके अंदर कोई अगर हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या हैं? इन अवयवों को, इनके अंतर्गत अवयव, ये जो इसके अंदर में आते हैं ये हमारे अवयव कहलाते हैं। इसके अंदर का भाग अवयव कहलाता है। इसे प्रदर्शित या तो बड़े कोष्ठक या तो छोटे कोष्ठक में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जान गए। इसकी क्रम या कोटि, इसका क्रम या कोटि, इसकी क्रम या कोटि जो हो जाएगी वो हो जाएगी m गुणे n। यानी कि जब m पंक्तियों और n स्तंभों से बना कोई अवयव होगा तो उसकी जो कोटि होगी m गुणे n होगी। अगर इसके अवयवों की संख्या पूछें, जैसे इसमें इसकी कोटि क्या होगी, ये जो दिया गया है एक अवयव, इसकी कोटि क्या होगी, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर आप छोड़ देते हैं। ऐसे इतना सरल है कि जैसे आप पंक्ति का मतलब होता है, पहले आप पंक्ति जान लें। पंक्ति का मतलब होता है कोई लाइनिंग, पट, क्षैतिज जिसे कहते हैं। और स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, यानी जो खड़ा होता है कहीं चीज़। जैसे आप इस समय जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए आप सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ गाड़ते होंगे अपने खेत में, तो ऐसे वो कैसे रहता है? एकदम ऐसे रहता है। और उसमें जो डोरियां बांधी जाती हैं यहाँ से लेकर, ये 2 हमारे स्तंभ हो गए, ए और बी, ये स्तंभ हो गया। और ये इसके अंदर जो ये आप डोरी बांधते हैं ये हमारी पंक्ति हो गई। आप तो समझ में आ गया होगा, ये खेती वाला बता दिए तो आप जानते ही हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसमें अगर अवयवों की संख्या की बात करें तो अवयव हो जाएगा हमारा अवयवों की संख्या। अवयवों की जो संख्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या कितनी होगी? m गुणे n होता है उनका क्रम, तो इसमें क्या हो जाएगा? m कितना है? ऐसे देखेंगे 1 4, ये क्या हो जाएगा हमारा पंक्ति, ये पंक्ति 1 2 3, 1 2 3 है तो m की जगह पर 3 लिख देंगे। इंटू में क्या हो जाएगा उसके बाद? और अगर स्तंभ की बात करें 1 2 लिख दिए, अब 2 के इसमें गुणा कर दीजिए 6, यानी कि अवयवों की संख्या हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अब अवयवों की संख्या को ज्ञात करना सीख गए और सीख गए इसे प्रदर्शित कैसे करना है।
अगर इसे निरूपण करना हो, यानी इसका जो नोटेशन होता है अगर उसे करना हो तो कैसे करते हैं। देखिए नोटेशन करने के लिए जो नोटेशन है, इसका जो निरूपण है, समझ रहे हैं, निरूपण मतलब उसे नोट करना, कैसे नोट करना है। सबसे पहले नोटेशन में हम क्या करते हैं, इसका नोटेशन का आप अर्थ समझ लीजिए, यानी कि किसी चीज़ को नोट करना। ये हो गया। अगर आव्यूह को नोट करना है तो कैसे करेंगे। आव्यूह का नोटेशन सबसे पहले पंक्तियों को लिखा जाता है, उसके बाद उसके स्तंभों को लिखा जाता है। ठीक है, पहले जैसे आप खेत वाला जैसे बताए थे, तो खेत वाला हो गया, पहले आप जाएंगे, जैसे इधर से गए तो पहले आप किससे मिलेंगे, जैसे कोई पशु आया तो खंभों में कुछ थोड़ा ना बचता है, वो बचेगा तो इन जो लाइनिंग होती है, जो तार या कोई डोरी बंधी है उसमें बचेगा। पहले पंक्तियों से, फिर जाएगा, जब यहाँ नहीं जोड़ेगा सीधा खंभा उखाड़ देगा, तो यानी कि बाद में खंभों को। ओके, समझ गए ना। पहले पंक्ति, पहले पंक्ति, पंक्ति, पहले पंक्ति, बाद में स्तंभों को गिना जाता है। यानी कि ऐसे कोई हमारे पास है ए कोई हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक आव्यूह, ए एक आव्यूह है। इसके अंतर्गत ए बी सी डी ये अवयव हैं। इसके अंतर्गत इतने अवयव हैं। अब अगर इसके नोट किया जाए तो A1, A12 और A21, A22 इस तरह हो गया। यानी कि कहने का मतलब A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब पहली पंक्ति, A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब तो समझ में आया, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, समझ में आया। अब तो समझ में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ओके, इसी तरह दूसरा जो है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। और तीसरा जो हो जाएगा A21 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इसका मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ओके, समझ में आ गया। इसे ऐसे निरूपण किया जाता है। आगे चलते हैं, उसके बारे में कितने प्रकार होते हैं। हमारा जो है ये इसके प्रकार हैं, इसके प्रकार पूरे 12 होते हैं, यानी 12 इसके प्रकार होते हैं पूरे। ये प्रकार कितने हैं, 12 हैं। पहला हमारा क्षैतिज आव्यूह, दूसरा हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तीसरा हमारा वर्ग आव्यूह, फिर पंक्ति आव्यूह या पंक्तियदिश, स्तंभ या स्तंभादिश, मुख्य विकर्ण, या 7वां है जो शून्य या रिक्त आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। टोटल हमारे पास 12 आव्यूह हैं। अब अगर क्षैतिज है, पहला क्षैतिज है। क्षैतिज कैसे होगा, जिसमें जैसे ले लेते हैं कोई हमारे पास है क्षैतिज आव्यूह 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज आव्यूह हो गया। यानी कि इसका क्रम कितना है, क्रम जान लें, बस क्रम ही मेन होता है। क्रम जान गए तो जान जाएंगे कौन सा आव्यूह है। m गुणे n क्रम होता है और m कितनी है इसमें, 2 m 1 2 पंक्ति 3 स्तंभ। यानी कि जिसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें जो होता है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, वो हमारा क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। और अगर ऊर्ध्वाधर आव्यूह देखें,
ये जो ऊर्ध्वाधर अपव्यूह है, ऊर्ध्वाधर अपव्यूह जैसे कोई दिया गया है बी, इसी में से ले लेते हैं हम, इसी को खड़ा कर दें, 2 4 6 3 5 7 ऐसे है। यानी इसका क्रम क्या होगा, m गुणे n, और m कितना है 2 3, और स्तंभ कितने हैं 2। यानी कि ऊर्ध्वाधर अपव्यूह की परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी अपव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो हमारा ऊर्ध्वाधर अपव्यूह होगा। वर्ग अपव्यूह ये हो जाएगा 2 3 4 5, ये कोई अपव्यूह है हमारा सी। इस सी अपव्यूह यानी कि अगर ये क्रम इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 का, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं कि नहीं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, हमारा वर्ग अपव्यूह कहलाता है। और जो चौथा है पंक्ति या आदेश अपव्यूह, डी हमारा कोई है एक पंक्ति, ये हमारा क्या है, इसका अगर क्रम देखें m गुणे n, क्रम जो हो जाएगा वो क्या होगा, कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, कितने स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ। यानी कि केवल पंक्ति अपव्यूह का मतलब होता है, पंक्ति अपव्यूह का मतलब हो जाएगा जिसमें केवल एक पंक्ति ही हो और 3 स्तंभ हो, या एक पंक्ति हो बस, चाहे वो जो हो, स्तंभों की संख्या से कोई मतलब नहीं। स्तंभ का मतलब हो जाएगा यही कोई एक अपव्यूह दिया गया है 1 - 2 3, यानी कि जो इसमें m गुणे n हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 3 × 1, यानी जिसमें कोई अगर स्तंभ एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ तो है, एक ही स्तंभ हो, वो हमारा स्तंभ अपव्यूह। मुख्य विकर्ण अपव्यूह ये क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण अपव्यूह, एक कोई f दिया गया है अपव्यूह जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, ऐसे कोई हमारा f एक अपव्यूह दिया गया है। देख रहे हैं f कोई अपव्यूह दिया गया है जिसमें i = j हो, यानी कि i जितना हो उतना ही j हो, यानी कि एक वो वर्ग अपव्यूह हो, यानी कि वो क्या हो, एक वर्ग अपव्यूह हो, उसका जो मुख्य विकर्ण होगा ये होगा मुख्य विकर्ण, ये हो जाएगा मुख्य विकर्ण। इस तरह यानी कि जो मुख्य विकर्ण हो जाएंगे वो 2 6 और 1, ये 3 संख्याएं मुख्य विकर्ण हैं। और शून्य या रिक्त, यानी कि कोई जी हमारे पास 1 है 2 ऐसे दिया गया है, ये हमारा शून्य या रिक्त अपव्यूह होगा। समझ रहे हैं, शून्य या रिक्त अपव्यूह, जिसके सभी अवयव शून्य हो, हमारा रिक्त या शून्य अपव्यूह कहलाता है। ऐसे कोई हमारे पास दिया गया है। अगला देखते हैं इकाई या तत्समक। इकाई या तत्समक यानी जिसका मुख्य विकर्ण 1 हो और बाकी जितने भी अवयव हैं उसका मुख्य विकर्ण 1 हो और उसके सारे अवयव शून्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इकाई या तत्समक अपव्यूह। देख लेते हैं, और उसमें i = j होना आवश्यक है, i = j, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इकाई या तत्समक अपव्यूह, जिसमें केवल मुख्य विकर्ण, देख रहे होंगे ये मुख्य विकर्ण है, ये केवल 1 हो, बाकी सब शून्य हो, बाकी सब अवयव शून्य है, इसलिए ये इकाई या तत्समक अपव्यूह है। 9 नंबर विकर्ण अपव्यूह। विकर्ण अपव्यूह का मतलब यानी i कोई दिया गया है
2 0 0 4 सॉरी 0 -2 और 0 0 0 4। इसी तरह से कोई दिया गया है आई एक अवयव, तो ये हो जाएगा विकर्ण अवयव, यानी इसका जो मुख्य विकर्ण है उसको छोड़कर बाकी सब शून्य हो। इस जगह पर इसका जो मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इन सभी को छोड़कर इसका मुख्य विकर्ण छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, वो हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। अगला हमारा है जो 10 नंबर अदिश अवयव। अदिश अवयव यानी कि एक हमारा कोई जे दिया गया है जिसके सभी अवयव समान हों, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, और उसमें i = j का होना ज़रूरी है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अदिश अवयव कहलाएगा। 11वें की बात करें उप त्रिभुजीय अवयव की। 11वां यानी कि के जो दिया गया है वो कैसा हो, वो एक i = j हो, लेकिन i = j हो लेकिन उसके जो ऊपरी त्रिभुज का मतलब ऊपर के अंक त्रिभुजाकार हो, यानी उसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अंक शून्य हों, जैसे 2 0 0 4 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 4 3 1। ये थोड़ा इधर लिख दें, तो ये जो है यहाँ से आपको ऊपरी त्रिभुजीय दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज है, यानी कि इसके नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए ये ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। और 12वां हमारा आखिरी जो लास्ट वाला है निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय यानी कोई L दिया गया है और ये जो होता है ऊपर निम्न त्रिभुजीय अवयव, ये ऊपर त्रिभुजीय का उल्टा होता है, यानी कि जिसके जो होते हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो अवयव हों वो शून्य हों, वो क्या कहलाता है हमारा निम्न त्रिभुजीय अवयव। जैसे 2 3 4 1 2 1 7 लिख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा हो गया, ये यहाँ से त्रिभुज, ये निम्न त्रिभुजीय है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये इसका उल्टा होता है, पूरा ये उल्टा होता है, ऊपर त्रिभुजीय का निम्न त्रिभुजीय उल्टा होता है। ठीक है, आप समझ रहेंगे i = j क्या है, इसमें कन्फ्यूजन होगा ना। तो i = j जो है वो क्या होता है, जैसे कोई दिया गया है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कहाँ बता दें, जैसे ये है कोई A1, चले A B C D E F G H I, ऐसे कोई दिया गया है अवयव, ऐसे कोई अवयव दिया गया है। अभी इसमें देख लेते हैं I क्या है। I का मतलब होता है पंक्ति, I = पंक्ति और J = स्तंभ। आप तो समझ में आया होगा कि I जो हमारी पंक्ति है और J हमारा स्तंभ है। जब यानी कि पंक्तियाँ जितनी होंगी और स्तंभ जितने होंगे, यानी इसी का मतलब पंक्ति = स्तंभ, ये हो गया ना, पंक्ति और स्तंभ बराबर हों, यानी इसमें देख रहे होंगे पंक्ति और स्तंभ बराबर हो हैं H में, 1 पंक्ति 2 3,
और स्तंभ 1 2 3 यानी i=j। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।